हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ की जो करंट अफेयर्स हैं। तो एक्चुअली एक ट्रेजेडी हो गई कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इकॉनमी की अपलोड कर ली हूँ वीडियो, तो हर एक दिन आपको जैसे कोई रिवीजन की वीडियो मिल रही थी। बट 2-3 दिन से आप देख रहे हो कि बहुत इरेगुलरिटीज़ आ चुकी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ सेटअप कर चुकी थी। इन्वायरमेंट की भी आपकी जो थी कि 2020 तक 2021 तक लानी थी, वो वाली भी वीडियो रिकॉर्डेड थी। यहाँ पे इकॉनमी की भी आपकी पूरी वीडियो रिकॉर्डेड थी जुलाई की, और साथ ही जो आपका फेब से लेकर जुलाई तक का चल रहा था वो भी आपका पूरा रिकॉर्डेड था। बट मैं क्या बोलूँ बहुत अफसोस लगता है कि जब पूरी प्रिपरेशन हो और सारी वीडियो रिकॉर्ड करके बैठो और ऐसा लगे कि मुझे लगा कि मैं अपलोड कर दी, बट बाय मिस्टेक मुझसे सब डिलीट हो गया। मैं सबको डिलीट कर दी टैब से, और उसके बाद बहुत अफसोस हुआ। बट कोई नहीं, थोड़ी सी वीडियो लेट हो जा रही है। इन्वायरमेंट की फिर से बैठ के मुझे रिकॉर्ड करनी होगी, और ये जुलाई की मैं फिर से कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। सॉरी फॉर दिस ऑल कि बहुत अच्छे से मैं पूरा रखी थी आप लोग की जब मैसेज पढ़ रही हूँ मैं, तब मुझे लग रहा है कि जा ये गलती से मुझसे डिलीट हो गया। बट एक झटके में सब डिलीट हो गई, और इतनी दिन की मेहनत थी मेरी थोड़ी बर्बाद हो गई है। बट कोई नहीं, थोड़ा और एफर्ट्स लगाना होगा, क्योंकि अभी थोड़ी मैं बिज़ी चल रही हूँ, आप लोग को भी जैसे पता है। तो इसलिए भी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, और साथ ही आप लोग के सीसैट की भी डेली थोड़ा सा, एक साथ तो मैं आपको टेस्ट नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए 30 क्वेश्चंस की मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रही हूँ, कि जिससे कि आप लोग डेली कुछ क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर आप अभी प्रैक्टिस करोगे तो 20 डेज़ के बाद जब आप प्रीलिम्स दोगे ना, तो उसमें मैं कंफर्टेबल फील करोगे। ओके, तो मुझसे जितना हो पा रहा है मैं ज़रूर आप लोग के लिए यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। बट सॉरी, मुझे खुद इतना रिग्रेट हो रहा है कि आप लोग के पास अभी सारी वीडियोज़ पहुँच जाती, बट ये छोटी सी मेरी मिस्टेक के कारण आप लोग को भरपाई करनी पड़ रही है। बट इट्स ओके, मैं अपनी कोशिश करूँगी फिर से कि मैं आप लोग को सारी वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं इकॉनमी की। यहाँ पे हम लोग एक ही वीडियो में मैं सारी यहाँ पे आप लोग को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारी टॉपिक्स प्रोवाइड करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इकॉनमी के लेसन के साथ। इकॉनमी की फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि इस बार सबसे हॉट टॉपिक है, इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व्स। क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि ये लाइफ टाइम हाई रहा है, न्यू लाइफ टाइम हाई है। और इस बार हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स कितना कलेक्ट हो चुका है, तो ये यूएस डॉलर के हिसाब से हम लोग देखते हैं, जो कि 612 बिलियन है। और इसके कारण हम लोग फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स कंट्री बन चुके हैं। आफ्टर कौन से 3 कंट्रीज़ के बाद? तो ये है चाइना, जापान, स्विट्ज़रलैंड। तो देखिए 3 कंट्रीज़ का नाम ईजिली दे दिया जाएगा, चाइना, यूएस, रशिया। और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बट ध्यान रखिए कि इन लोग के पास इतनी रिजर्व्स नहीं होते हैं। चाइना के पास सबसे ज़्यादा है, फिर जापान है, फिर स्विट्ज़रलैंड है। अब ये जो फॉरेक्स रिजर्व्स की बात कर रही हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म है, निक नेम है। इसका रियल नेम जो है वो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है, जिसे प्यार से हम लोग फॉरेक्स रिजर्व्स कहते हैं। और इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक जो है वो फॉरेन करेंसी को अपने पास रखती है। तो फॉरेक्स रिजर्व्स जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेन करेंसी के फॉर्म में है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बॉन्ड के फॉर्म में भी होता है, टी बिल भी है, गोल्ड रिजर्व्स भी है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी है, जो कि आईएमएफ के तहत आप लोग को जितनी भी 5 करेंसीज देखने को मिलते हैं, तो उसमें ये आपका रिजर्व्स रखा जाता है। यूएस की डॉलर है, यूरो है, ब्रिटिश की पाउंड है, जापानीज़ की येन है, और चाइनीज़ की यॉन है, और रेनबिम्बी है। जो कि यहाँ पे कुछ करेंसीज, कॉमन करेंसीज एसेट है, जिसमें यूएस डॉलर जो है वो मेन करेंसी माना जाता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखते हो कि ग्लोबल लेवल पे जो एक्सेप्टेबल करेंसी है वो डॉलर है, तो इसलिए यूएस डॉलर को मेन करेंसी माना जाता है। और ये हम लोग हर एक कंट्रीज़ की देखते हैं कि जब वो अपनी फॉरेक्स रिजर्व्स रिवील करते हैं, तो वो डॉलर में ही करते हैं। बल्कि अब चाइना, जापान, रशिया, ये सब की अलग होती है, ठीक है, वो अपनी करेंसी पे वो दिखाते, ज़्यादा फोकस करते हैं। बट कोई नहीं, अगर हम लोग देखें कि फॉरेक्स रिजर्व्स मैनेजमेंट इंडिया में कैसे होते हैं, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है हमारी रिजर्व बैंक, और उसको यहाँ पे जो कानून मिला है उसके, वो जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कि फॉरेक्स रिजर्व्स को मैनेज करे, तो किस कानून के तहत? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के तहत। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, जिसको हम लोग फेमा भी कहते हैं, तो फेमा एक्ट है 1999 का, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व्स को मैनेज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि रीज़न क्या है। रीजंस भी आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, 4 पॉइंट्स आपको दे देंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हाई फॉरेन कैपिटल फ्लो हो रहा है, जिस तरीके से हमारे देश में एफडीआई बढ़ रही है। और साथ ही आप लोग देख रहे हो कि काफ़ी ऐसी फील्ड है, सेक्टर है, जहाँ पे गवर्नमेंट कोशिश करी है कि एफडीआई को इंक्रीज़ करने का, वो भी ऑटोमेटिक रूट से 100% परमिशन दे दिया गया है कि आप लोग आकर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में ऐसे 3 सेक्टर बताने हैं जहाँ पे 100% एफडीआई अभी 2020 से लेकर 21 के बीच में सरकार के द्वारा परमिशन दिया गया है अंडर द ऑटोमेटिक रूट। ओके, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी ये आप लोग देख सकते हो कि बहुत बड़ा है, क्योंकि लार्ज मार्केट साइज़ है, स्टार्टअप्स हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट होते जा रहा है। इसके बारे में आगे एक आर्टिकल है, उससे मैं डिस्कस करूँगी, तो वहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। हाई रिटर्न्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो फॉरेन कैपिटल फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। साथ ही कैपिटल आउटफ्लो बहुत कम हो रहा है,
क्योंकि कोविड-19 के कारण आप लास्ट ईयर से देख रहे हो संपूर्ण लॉकडाउन है, जिसके कारण डिमांड कम है, ट्रांसपोर्टेशन कम है, तो ऑब्वियस है कि हमारी जो पैसे हैं वो बाहर कम जा रहे हैं, लेकिन बाहर से पैसे आ रहे हैं। रिकॉर्ड रेमिटांसेस हैं। रेमिटांसेस कहने का मतलब है कि जो इंडियंस लोग हैं, अगर वो बाहर जाकर काम कर रहे हैं, वहाँ से अर्न कर रहे हैं और अर्न करके अगर इंडिया वापस वो अपने फैमिली को भेज रहे हैं, तो इट मीन्स कि रेमिटांस, और रेमिटांस में इंडिया सबसे नंबर 1 पे है। तो इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हो। और हमारे यहाँ जो रेमिटांस आता है वो 80 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। मैसिव लिक्विडिटी इंजेक्शन हुआ है। जैसे आप लोग देख रहे हो कि कोविड-19 का इम्पैक्ट के कारण हमारी इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गई है, तो गवर्नमेंट के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा जो है लिक्विडिटी इंजेक्ट किया गया है। बहुत ज़्यादा जो है बैंकों में भी पैसे लगाए गए हैं और बहुत सारे सेक्टर्स में पैसे लगाए गए, जिसके कारण हमारी जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो यहाँ पे बढ़ी है। सो दीज आर द 4 रीजंस, ये आपको याद रखना है। इंडिया के अगर रिजर्व्स देखें तो वो 1991 से बढ़ती ही जा रही थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद आप देखो कि यहाँ पे हमारी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमारी सरकार का जो रेवेन्यू है वो बहुत कम कलेक्ट होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्राइसिस हो गया है, तो इसके कारण जो हमारी यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व्स है वो डाउन होते गया है। बट यहाँ पे कुछ आर्गूमेंट किया जाता है कि क्या बेनिफिट है, और बेनिफिट भी आपसे पूछा जाएगा कि अगर हाई फॉरेक्स रिजर्व्स है तो इससे हमें क्या बेनिफिट होती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज़ आती है तो उससे जो रिस्क अराइज होती है वो हम लोग यहाँ पे कम कर सकते हैं। साथ ही एक्सचेंज रेट मैनेज कर सकते हैं कि बाहर की करेंसी में अगर कोई भी एक्सचेंज रेट करना है तो उस हिसाब से हमारे पास भी करेंसी है, तो हम लोग यहाँ पे बार्गेन नहीं करेंगे। जनरेट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, इट मीन्स कि देखिए इन्वेस्टर्स को भी एक कॉन्फिडेंस होता है, अगर एफडीआई के थ्रू वो हमारे देश में आकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आराम से कर सकते हैं। और एक रीजनल लीडर जैसा हम लोग इमर्ज हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग देखो कि 4th लार्जेस्ट हम लोग यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व्स कंट्री बन चुके हैं, तो एक लीडर जैसा हम लोग निकल कर आ सकते हैं। और लिक्विडिटी भी रहेगी, इट मीन्स कि हमारे पास तरलता है, किस किस हिसाब से आपको तरलता चाहिए, तो बॉन्ड भी है हमारे पास, और एसएलआर भी है, एसडीआर भी है, साथ ही साथ आप देखो कि गोल्ड भी है। तो तरलता हमारे पास हर फॉर्म में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लीडर जैसा भी एक्ट कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये 2016 की कोड है। इस बार क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि 5 ईयर्स सक्सेसफुली ये कवर कंप्लीट कर चुके हैं। और देखिए यूपीएससी का एक ट्रिक्स है कि जब भी कुछ नया हमारे देश में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्लीमेंट होता है तो उस पर क्वेश्चन पूछती है, और जब उसका ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है तो उस पर क्वेश्चन पूछती है। फाइन, तो इसलिए आप लोग को ये सतर्क रहना होगा। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में अगर आप लोग देखो तो इसमें कौन कौन से कवर होते हैं। अच्छा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के बीच में आपका डिफरेंस क्या है। देखिए इंसॉल्वेंट होना, इट मीन्स कि अगर कोई कंपनी है वो बैंकों से लोन ली है, लोन लेकर वो अपनी बिज़नेस को चला रही है, और लोन जो है वो बिज़नेस उसी के बेसिस पे बिज़नेस चल रहा है, लेकिन इनका बिज़नेस जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर रहा है, घाटे में जा रहा है। तो इसमें क्या कहेंगे हम लोग, ये देखेंगे कि अच्छा ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, इट मीन्स कि ये जितना लोन लेकर ये अपना बिज़नेस चला रहे हैं, जिस हिसाब से इनका बिज़नेस का एक एस्टिमेट था वो नहीं चल रहा है और नेगेटिव में जा रहा है, इट मीन्स कि ये इंसॉल्वेंट हो रहे हैं। लेकिन बैंकरप्ट तब कंपनी होती है ना, या कोई बैंक होते या कोई इंडिविजुअल भी होता है, जब वो खुद ही डिक्लेयर कर दे कि अब मैं डेट में जा चुका हूँ, अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है या फिर मेरा इतना पोजीशन नहीं है कि जो मैं बैंकों से लोन ली हूँ या लिया हूँ उसको रिपेमेंट कर सकूँ, क्योंकि मेरे बिजनेस का कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, मुझे उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं हुआ, अर्न नहीं कर पाया, इसलिए मैं यहाँ पे उस बैंकों का रिपेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो जब सेल्फ डिक्लेरेशन ये हो जाता है कंपनी बैंकों के द्वारा, तो इसको हम लोग बैंकरप्ट कह देते हैं। ठीक है, तो कोई कंपनी की ये हिसाब किताब होती है, और इसको ये बचाने के लिए, क्योंकि आप देखो ILNFS का जो यहाँ पे क्राइसिस था, ये बहुत बड़ी क्राइसिस है, ये एक तरीके की NBFC थी और बहुत अच्छी NBFC थी, यहाँ पे बहुत लोगों के पैसे थे, फंसे हुए थे, लेकिन इस हिसाब से बहुत बुरी तरीके से ये आपका जो है डूब चुका है, बैंकरप्ट हो गया, जिसके कारण ये धक्का लगा और फिर लगा कि नहीं, इस तरीके का जो है कोई कानून होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, इसमें सारे इंडिविजुअल्स आएंगे, कंपनीज आएंगे, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ पार्टनरशिप आएंगे और पार्टनरशिप फर्म भी आएंगे। ओके, अगर हम लोग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड देखें तो इसके आज तक के अचीवमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो बैंक्रप्सी रिजोल्यूशन टाइम है वो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। पहले क्या था कि कोई कंपनी अगर इस तरीके से डिक्लेयर कर दे कि मैं बैंक्रप्ट हो चुका हूँ, मेरे कंपनी को कोई बचा लो, प्रिंसिपल अमाउंट भी यहाँ पे बैंकों का बचा लो, तो यहाँ पे क्या होता था ना कि बहुत टाइम लगता था, क्योंकि कोई एक टाइम पीरियड फिक्स नहीं था कि हाँ इतने दिनों में इनकी केसेस को निपटा देना है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि बहुत कम हो चुका है, अब इस तरीके की जो बैंक्रप्सी रिजोल्यूशन टाइम है वो कम हो चुकी है। साथ ही बिहेवियर चेंज देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब जो लेंडिंग इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इट मीन्स कि बैंक भी जो है अब लोन देने में पीछे नहीं हट रही है। उनको पता है कि अगर ये कंपनी कल को ये कंपनी का दिवालिया निकल गया तो एटलीस्ट बैंकों का जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो कहीं ना कहीं से रिकवर हो जाएगा। साथ ही जो इंडिया की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और गेटिंग क्रेडिट रैंक है, इसमें हमारी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है जिसमें कि प्रीलिम्स में यूपीएससी ने लगातार 2 साल क्वेश्चन पूछा है,
तो आप समझ सकते हैं कि ये इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारी रिपोर्ट थी, जिससे कि यूपीएससी को लगा कि नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछ ले। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। साथ ही कॉर्पोरेट के जो डेप्टर है डिस्ट्रेस में, वो भी यहाँ पे रेस्क्यू हो पाए, रिजोल्यूशन हो पाया। बहुत सारे जो केसेस अटके रहते थे, तारीख पे तारीख मिलते रहती थी, वो यहाँ पे कम हो पाया। कंटिन्यूस अपडेशन होते रहा, यानी कि कोड में जो जिस चीज़ की कमी लगती गई वो यहाँ पे आपका अपडेट होते रहा। तो ये सारी यहाँ पे इनकी अचीवमेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा यहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगा NCLT और NCLAT है, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। NCLT क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। जब कोई भी कंपनी इस तरीके की दिवालिया निकल जाती है तो वो ट्रिब्यूनल में उनकी केस चली जाती है, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल क्या है? तो ट्रिब्यूनल आप लोगों को पता है कि हाई कोर्ट और जो जैसे सुप्रीम कोर्ट है और जितने भी कोर्ट है उनमें जिस तरीके का केसेस पेंडिंग होती है ना, तो उस तरीके के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग होती है उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा गया है कि हर एक फील्ड के लिए एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, जो कि यहाँ पे जितनी भी कंपनीज में प्रॉब्लम होती है या फिर दिवालिया निकलती है कंपनीज की, उन सारे केसेस को यहाँ पे ट्रिब्यूनल देखती है। लेकिन NCLAT क्या है? तो ये एपलेट ट्रिब्यूनल है। एपलेट ट्रिब्यूनल है कि आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। ट्रिब्यूनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से था तो नहीं, जब से हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है तब से ट्रिब्यूनल का आपको नहीं देखने को मिलेगा, कहीं भी इसकी इंक्लूजन नहीं थी। लेकिन बाद में चलकर यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंक्लूड किया गया है। स्वरण सिंह कमेटी है जिनकी रिकमेंडेशन के थ्रू ट्रिब्यूनल को लाया गया। और ट्रिब्यूनल में भी आपको दो तरीके का देखने को मिलेगा। तो अगर आर्टिकल की बात करूँ, किस आर्टिकल में ट्रिब्यूनल का आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, तो 323A, ठीक है। इसमें कैट के बारे में बात की जाती है। और अगर 323B के बारे में बात करें तो जो अदर्स फील्ड के लिए है उसके लिए इसमें बात की जाती है, जैसे NGT वगैरह आपका फॉर्म किया गया, ये NCLT वगैरह फॉर्म किया गया, तो 323B के तहत ये आपका फॉर्म किया जाता है। NCLT और NCLAT की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कोई भी केस जाता है तो वो NCLT में जाएगा, नेशनल कमीशन लॉ ट्रिब्यूनल में। यहाँ से अगर किसी भी पार्टी को नहीं ठीक लगता है तो फिर वो अपील कर सकते हैं NCLAT। तो LAT यानी कि एपलेट ट्रिब्यूनल है, यहाँ पे सिर्फ अपील किया जा सकता है, अपील जुरिस्डिक्शन यहाँ पे होगी। जो भी एपलेट फॉर्म यहाँ पे आएंगे तो उसकी जुरिस्डिक्शन आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। फाइन, सो नो मोर कन्फ्यूजन। न्यू कर्व्स ऑन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो यहाँ पे आपको कोड देखने को मिलेगी, ये ऑथराइज़ करते इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स और रेजोल्यूशंस प्रोफेशनल्स को कि वो यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी दूसरे प्रोफेशनल को, जो भी नेसेसरी है कि वो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, किसी भी केस को रिजॉल्व करने के लिए अगर कोई प्रोफेशनल की यहाँ पे ज़रूरत है तो वो इस कोड के तहत जो है इनको यहाँ पे अथॉरिटी दिया गया है कि वो अपने हिसाब से अपॉइंट कर सकते हैं अगर उनको यहाँ पे कोई केसेस को रिजॉल्व करनी है तो। फाइन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल आया है इस बार, तो बिल जब कानून बनेगा तब पढ़ेंगे। बट इस बिल में एक बहुत बड़ी बात कही गई है और काफ़ी डिबेट डिस्कशन हुआ था। सो ये टर्म है प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस लाने की बात की जा रही है कॉर्पोरेट पर्सन के लिए, जो कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस है, MSME सेक्टर्स में। तो इसलिए इसके बारे में समझते हैं कि एक्चुअली प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन है क्या। नाम से जैसे पता चल रहा है कि प्री पैक, इट मीन्स कि इंसॉल्वेंट होने से ही पहले ही यहाँ पे प्री पैक कर लेना है। ये एक तरीके का प्रोसेस होगा जहाँ पे रिजोल्यूशन अरेंजमेंट ये एग्री किया जाएगा, जो जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट डेप्टर है और जो लेंडर है, इट मीन्स कि एक तो आपको कंपनी वाले देखने को मिलेंगे, एक लेंडर होते हैं जहाँ से ये लोन देते हैं, और एक आपको कॉर्पोरेट कंपनी वाले देखने को मिलेंगे जो लोन लेते हैं और अपने बिजनेस को रन करते हैं, अपनी कंपनी चलाते हैं। अगर यहाँ पे कंपनी सही तरीके से नहीं चला, अगर ये घाटे में जा रहे हैं, तो लॉस किसको होगा? लॉस इस लेंडर को भी होगा जो यहाँ पे लेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है ना कि पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है कि देखिए मेरा बिजनेस अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, मैं आपके पैसे इतना नहीं लौटा पाऊँगा। तो ये यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप इतने दिनों में जो है इतना कम से कम मुझे यहाँ पे मेरी बेसिक अमाउंट को आप मुझे रिटर्न कर दोगे। तो ये क्या होता है ना कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाने से पहले ये लोग आपस में ही समझौता कर लेते हैं। इट मीन्स कि अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिब्यूनल लाने का यहाँ पे क्या डिसीजन था कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग रहती है उसको रिजॉल्व करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव मोड आपको देखने को मिला, जिसका हम लोग NCLT कह रहे हैं। लेकिन NCLT की अगर आप लोग बात देखोगे तो इसका अगर हम लोग इससे भी छुटकारा पाने का कोशिश करें तो NCLT के पास नहीं जाने से पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे प्री पैक करने का अब यहाँ पे बात लाया गया है।
इट मीन्स कि एनसीएलटी के पास जाने से पहले ही आपस में समझौता कर लेंगे, क्योंकि पैसे तो यहाँ पे लेंडर को चाहिए और देना किसको है, तो ये डेप्टर को देना है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में आपस में समझौता करने की बात की जा रही है। तो ये बातें हो गई, ठीक है। इससे ये क्या होता है कि ये एक लीगल सेक्शन देते हैं प्लान, जो भी यहाँ पे बैंक के बीच में प्रमोटर और जो बायर के बीच में जो यहाँ पे सेटलमेंट होती है ना, उसके बीच में एक लीगल सेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि बातों बातों में ही ये लोग डिसाइड कर लेते हैं एनसीएलटी जाने से पहले, एक लीगल कानूनी तरीके से ये लोग बात करते हैं, और वो एक पेपर भी यहाँ पे होता होगा जो कानूनी तरीके से ये प्रूफ देता है कि हाँ इन दोनों के बीच में इस तरीके का समझौता एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जो लाया जा रहा है प्री पैक, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आप समझो कि ये फास्टर तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव इंसॉल्वेंसी है, और साथ ही साथ लिस्ट डिस्ट्रप्टिव भी है। बिजनेस भी इससे कम बर्बाद होगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे बिजनेसमैन को, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को कभी भी लगेगा कि अगर उनकी हालत ख़राब हो रही है, दिवालिया होने वाला है, तो उससे पहले ही वो यहाँ पे एग्रीमेंट कर लेंगे। रिड्यूस्ड होगा जो बेंचेस, यानी कि यहाँ पे जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स के ऊपर जो बर्डन बढ़ता जा रहा है जिस तरीके से, तो वो भी यहाँ पे कम हो पाएगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अलाउ किया गया है कि स्मॉल रिटेल जो इन्वेस्टर्स है अब वो भी जीसेक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कैसे, तो उनको एक गिल्ट अकाउंट ओपन करना होगा सेंट्रल बैंक के साथ, जो कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट इस स्कीम के अंदर आता है। तो ये स्कीम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आरबीआई के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनते ही है। अब जीसेक और गिल्ट अकाउंट के बारे में डिटेल समझिए, दीज आर द बेसिक्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको इशू किया जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी। यहाँ पे अगर हम लोग जीसेक की बात करें तो ये दो तरीके की होती है। यहाँ पे आप लोग देख दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है, एक लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो टी बिल है एज यू ऑल नो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छा यहाँ पे देखिए टी बिल लिख दिया गया है, बट टी बिल इज़ फॉर शॉर्ट टर्म। आपका लॉन्ग टर्म के लिए ये डेटेड जीसेक होता है। ये आपका थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको आप लोग ठीक कर लोगे। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आपका जो है टी बिल होता है। तो टी बिल क्या है, टी बिल एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, और ये सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इशू किया जाता है। याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट इसको इशू नहीं करती है। 3 तरीके का है, इट मीन्स कि आपको 91 डेज़ की चाहिए, 182 डेज़ की चाहिए, या फिर 364 डेज़ की चाहिए। टी बिल की बात करें तो जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ है, इट मीन्स कि इसमें कोई भी कूपन नहीं है और ना ही कोई इसमें इंटरेस्ट पे करना है। साथ ही साथ अगर डेटेड सिक्योरिटी की बात करें, जो कि यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म के लिए है, तो ये भी सिक्योरिटीज़ है जो कि फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता है। एक तो फिक्स्ड होता है कि ठीक है इसमें इंटरेस्ट रेट प्री फिक्स्ड रहेगा, या फिर फ्लोटिंग है कि 4 साल के बाद भी अगर आप इसको परचेज़ करते हो, इसको पे करते हो, तो उस हिसाब का जो इंटरेस्ट रेट होगा उस हिसाब से आपको पे करना होगा। जनरली अगर इसकी हम लोग यहाँ पे टेन्योर देखें तो 5 साल से 40 साल तक होता है। तो ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए हो गया। तो ये दोनों याद रखनी है। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दोनों इशू किया जाता है, चाहे वो टी बिल हो या फिर यहाँ पे डेटेड सिक्योरिटी हो। बट स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ यहाँ पे बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटीज़ को ही इशू करते हैं, जिसको हम लोग स्टेट डेवलपमेंट लोन कहते हैं। जीसेक की बात करें तो यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है डिफ़ॉल्ट होने का, इसलिए इसको हम लोग रिस्क फ्री गिल्ट एजेस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि गिल्ट रिस्क फ्री गिल्ट एजेस इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, तो ये जीसेक है। एक गिल्ट अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो गिल्ट अकाउंट कहने का मतलब है कि ऐसा अकाउंट जो कि ओपन किया जाता है और मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को होल्ड करने के लिए, और ये कोई भी पर्सन के द्वारा यहाँ पे होल्ड किया जाएगा जो कि यहाँ पे आरबीआई के द्वारा परमिट की जाती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे पर्सन रेसिडेंट जो कि बाहर रहते हैं, यानी कि इंडिया से बाहर रहते हैं, और वो इस तरीके की ऑपरेशन और मेंटेनेंस में अगर वो इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे गवर्न किया जाएगा फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पे जो फेमा एक्ट है, फेमा एक्ट के तहत जो है उनको यहाँ पे गवर्न की जाएगी, अगर वो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं और इससे रिलेटेड अगर वो अपना गिल्ट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, तो इससे लिक्विडिटी मैनेज रहता है, रिस्क फ्री ये इन्वेस्टमेंट है, सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, फ्लेक्सिबल है। इसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप देख सकते हो कि दोनों है, शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म की भी है। यहाँ पे क्या है कि जीसेक को जो है आसानी से बेचा जा सकता है सेकेंडरी मार्केट में, जिससे कि जितनी भी कैश रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे मीट हो जाती है। या फिर जीसेक को यहाँ पे कोलैटरल जैसा भी यूज़ किया जाता है कि रेपो रेट में यहाँ पे फंड के जैसा बोरो करें। तो ये चीज़ भी आप समझ सकते हो कि फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें है। साथ ही अट्रैक्टिव यील्ड है कि यहाँ पे जो आपको फाइनली यील्ड मिलेगा वो भी बहुत ही अच्छी है। इन्वेस्टर फ्रेंडली यहाँ पे सेटलमेंट है, जो भी सेटलमेंट सिस्टम होता है जीसेक में ट्रेड करने के लिए वो यहाँ पे डिलीवरी वर्सेस पेमेंट के बेसिस पे होता है, जो कि बहुत ही सिंपल है, सेफ़ है और एफिशिएंट सिस्टम कहा जाता है सेटलमेंट के लिए। सो दीज आर द बेनिफिट्स कि आप यहाँ पे जीसेक में इन्वेस्ट करो। ओके, रिस्क अगर हम लोग देखें कि जीसेक को होल्ड करने से रिस्क क्या क्या है, तो लिक्विडिटी रिस्क हो जाता है समटाइम्स, मार्केट रिस्क भी है और री इन्वेस्टमेंट रिस्क भी है कि इसको वापस से आप री इन्वेस्ट करना चाहो तो वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे टर्म्स एंड क्लॉज होते हैं, तो वो समझना थोड़ा सा दिक्कत आपको लगेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव है। तो ये सबसे पहले आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, जिसमें कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है वो अपनी रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट ओपन करेंगे आरबीआई के साथ, कि वो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट बॉन्ड को बाय करना चाहते हैं। ये बॉन्ड और जो ऑफर है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट डेवलपमेंट लोन जो है इसके द्वारा इशू किया जाता है। और ये बॉन्ड है जो कि इशू किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, जिसकी प्राइस यहाँ पे गोल्ड के साथ लिंक किया जाता है। उसके अलावा जीसैप है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्विजिशन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत आरबीआई का एम है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करना है, जिसकी यहाँ पे वर्थ कितनी है तो 1 लाख करोड़ है, वो भी फर्स्ट क्वार्टर फिनेंशियल ईयर 2022 तक। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है। तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या है? एक तरीके का टूल है जिसमें कि सेंट्रल बैंक 1 साल से 3 साल तक का यहाँ पे बैंकों को पैसे दे रहे हैं, वो भी प्रिवेलिंग रेपो रेट में, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कि इससे मैच होगा या फिर हायर टेन्योर का होगा। और इसको कैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे मैच कर रहे हैं, जो कि कोलैटरल के टर्म में यहाँ पे आरबीआई अपने पास रख रही है और 1 से 3 साल के लिए बैंकों को पैसा दे रही है, वो भी रेपो रेट में। ठीक है। ऑपरेशन ट्विस्ट है। तो ऑपरेशन ट्विस्ट यहाँ पे देखिए कि आरबीआई के द्वारा जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड है उसको ब्रिंग डाउन किया गया है। यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, जो बॉन्ड का प्राइस है और यहाँ पे यील्ड है। तो बॉन्ड की प्राइस कम हो रही है, यील्ड ज़्यादा हो रहा है, या फिर बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा हो रहा है, यील्ड कम हो रहा है। इस तरीके की आपको इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इसको क्यों लाया गया? तो ये जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसको मुंबई में रजिस्टर किया गया और एम है कि जो बैड लोन्स है बैंक का उसको यहाँ पे क्लीन अप करना है। चलिए, अच्छी बात है। आपको ये पता है एआरसी के तहत बहुत सारे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाए जा रहे हैं, जो कि बैंकों की जो बैड लोन्स होती है, जिसे हम लोग एनपीए कहते हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप एसेट की क्लासिफिकेशन आप समझो। सबसे पहले एसेट उसको कहते हैं जो बैंकों के पास होता है, मनी या फिर लोन जो कि बैंकों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उसको एसेट कहते हैं, और जिससे बैंकों की इनकम जनरेट होती है। ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कौन सी होती है? जैसे कोई लोन है या एडवांसेस है, जिसमें कि अगर इंटरेस्ट पेमेंट ओवर ड्यू रहा, कब तक? 90 डेज तक, 6 मंथ तक। यहाँ पे अगर आपका 6 मंथ 3 मंथ्स तक अगर ओवर ड्यू रहा जितने भी यहाँ पे लोन्स है, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। बट नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी आप देखो उसकी कैटेगराइजेशन है। सबसे पहले सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। अगर एनपीए आपका लेस देन 1 ईयर तक है तो इसे हम लोग सब स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे। अगर डाउटफुल एसेट है, इट मीन्स कि अगर ये 1 साल से आपका एक्सीड कर रहा है टाइम, तो ये डाउटफुल है। इट मीन्स कि डाउट में है कि अब ये लोन रिकवर होगा कि नहीं। या फिर यहाँ पे लॉस एसेट है, अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 1 साल से भी बहुत ज़्यादा टाइम एक्सीड कर गया, तो उसे हम लोग लॉस एसेट के कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट एग्रीकल्चर लोन्स? एग्रीकल्चर लोन्स में अगर हम लोग देखें तो ओवर ड्यू जो एनपीए का है वो 2 क्रॉप सेशंस को माना जाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो इसमें 1 क्रॉप सेशन माना जाता है। ठीक है। तो जैसे आप लोग जानते हो कि 3 सेशन होता है क्रॉप की, खरीफ सेशन, रबी सेशन और जायद। तो 2 माना जाएगा जब अगर शॉर्ट ड्यूरेशन का है, और लॉन्ग ड्यूरेशन का है तो 1 ही माना जाएगा। तो ये हो गई। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में बात करते हैं। इस बार के बजट में सरकार के द्वारा कहा गया है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई जाएगी, जिसके तहत जो भी यहाँ पे बैड बैंक है उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। बट कौन से कानून के तहत एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाने की बात की जा रही है? तो ये है सरफेसी एक्ट 2002, जिसकी फुल फॉर्म भी आप लोग देख सकते हो, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ओके। अब एआरसी कंपनी की एवोल्यूशन कब से हुई? तो एआरसी कंपनी आप देखो 1987 में पहली बार इसके बारे में चर्चा हुई थी। 1990 में आरबीआई के द्वारा पहली एनपीए गाइडलाइन लाई गई। 1991 में नरसिम्हन कमेटी जो फर्स्ट थे उनके द्वारा रिकमेंड किया गया कि हाँ, हमारे देश में ऐसी कोई कंपनी होनी चाहिए। फाइनली 1998 में जो नरसिम्हन कमेटी की सेकंड रिकमेंडेशन निकल कर आई, उसके तहत ये सेटअप किया गया। तो याद रखिएगा, नरसिम्हन कमेटी सेकंड और 1998 में पहली बार हमारे देश में इस एआरसी कंपनी सेटअप की गई थी। उसके बाद ये क्या एक्ट निकल कर आया, सरफेसी एक्ट 2002 का, और उसके तहत आप लोग देखो कि फिर तो ये चलते ही रहा। क्या बेनिफिट है ये जो हाँ इस बार की आपकी जो NARCL है, इससे क्या बेनिफिट है? इससे यहाँ पे आप लोग देखो बैंकों की जो एनपीए रेशियो है वो यहाँ पे कम होगी। बैंकों को अलाउ किया जाएगा कि आप ये एनपीए की प्रॉब्लम को छोड़ो और जो बैंकों की नॉर्मल फंक्शन होती है उस पर ध्यान दो। साथ ही जो लेंडिंग है वो भी यहाँ पे इम्प्रूव हो पाएगी, फास्टर इकोनॉमिक रिकवरी हो पाएगी। सरकार को हेल्प हो पाएगा कि बैंक को जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिसमें कि पीएसबी वैल्यूएशंस भी यहाँ पे इम्प्रूव हो पाएगी। तो हर तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ पे बैंकों को फ़ायदा ही है। इसके अलावा एक सुदर्शन सेन कमेटी है
जिसको इस साल 2021 में सेटअप किया गया। इस कमेटी के द्वारा कहा गया है कि जो लीगल यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है आज के डेट में जो एग्जिस्ट कर रही है, जितनी भी ARC कंपनीज़ के लिए एप्लीकेबल है, उसको रिव्यू किया जाएगा और कुछ रिकमेंडेशन भी दी जाएगी, जिसके बेसिस में इनकी जो काम करने का तरीका है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। साथ ही जो भी रोल है ARC का स्ट्रेस्ड एसेट रिजोल्यूशंस को लेकर, वो भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को लेकर, इसको भी रिव्यू किया जाएगा। और फिर ARC बिजनेस मॉडल जो है इसको भी रिव्यू किया जाएगा, जिससे कि जो लिक्विडिटी है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है ये नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन है, जिससे कि जो अर्बन कनेक्टिविटी है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ अगर हम लोग देख ले तो इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज है। यहाँ पे आप लोग देखो जो स्मार्ट सिटीज़ बनाने की बात की गई है, जिसमें 100 सिटीज़ को काउंट किया गया है कि इसको स्मार्ट बनाया जाएगा। स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, कि यहाँ पे एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, अच्छी यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। तो उस हिसाब से स्मार्ट सिटी मिशंस लाई गई है। अब स्मार्ट सिटी मिशन 2.0 वेबसाइट भी ये रीडिज़ाइन किया गया है। एक सिंगल स्टॉप है जहाँ पे सारे स्मार्ट सिटीज़ इनिशिएटिव्स यहाँ पे लाए जाएंगे, तो ये भी याद रखना है। अब नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन है क्या, यहाँ पे शेयर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि अर्बन इंडिया के लिए होगा। 3 पिलर्स पे ये काम करेंगे। PPP है, एक पीपल है, प्रोसेस है एंड प्लेटफॉर्म है। पीपल है जिनको मोबिलाइज़ किया जाएगा, साथ ही यहाँ पे एम्पावर किया जाएगा जो भी स्टेक होल्डर्स हैं। प्रोसेसेस है, इट मीन्स कि यहाँ पे गवर्नेंस इंप्रूव की जाएगी स्टैंडर्ड और फ्रेमवर्क बनाकर। साथ ही साथ यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जो कि एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि सारी इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हर एक सिटीजन्स को देने की बात की जा रही है। इसमें आप लोग देखो कि इस मिशन के तहत जो है आपका सिटीजन्स भी है, स्टार्टअप्स भी है, रिसर्चर्स भी है, अर्बन लोकल बॉडीज़ एम्प्लॉयर भी है, अर्बन लोकल बॉडीज़ एडमिनिस्ट्रेटर्स भी है। 28 स्टेट और सारे यूनियन टेरिटरीज़ में आपको देखने को मिलेगा, साथ ही गवर्नमेंट को भी। तो हर किसी को यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है और हर किसी का यहाँ पे ध्यान रखने वाले। तो फ़ायदा क्या क्या है ये देख लेते हैं। अगर हम लोग नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन लाते हैं तो इससे हमारे यहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हो पाएगी। जो कॉस्ट है इनोवेशन का ओपन डेटा करके ये कम हो पाएगा। नेशनल कोलैबोरेशन और कंपटीशन बढ़ेगी, साथ ही टारगेटिंग ऑफ पॉलिसी इंप्रूव हो पाएगा। ईज़ ऑफ लिविंग हो पाएगी, लोगों को सही तरीके से सारी बेसिक एमिनिटीज़ मिल पाएगी। बेटर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होगा, ईजियर एक्सेस होगी इन्फॉर्मेशन की, और जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है वो भी इम्प्रूव हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो इसके तहत। अब आते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। एक्चुअली ये आपका PLFS रिपोर्ट है जो कि NSO के द्वारा ये आपको देखने को मिलेगा कि हर एक एनुअल रिपोर्ट है, हर साल आपका ये पब्लिश होता है। तो NSO की अगर हम लोग बात कर ले, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है जो कि काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत। NSO में आप देख सकते हो कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी है और यहाँ पे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस भी है। तो ये आपका NSO एक बॉडी बनाया गया है जिसमें कि CSO और NSSO ये दोनों को मर्ज करके ये आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनाई गई है। ठीक है, ये नोडल एजेंसी होते हैं जितनी भी यहाँ पे डेवलपमेंट करनी होती है स्टैटिस्टिकल सिस्टम हमारे देश में। साथ ही नेशनल अकाउंट्स भी प्रिपेयर होते हैं, एनुअल एस्टिमेट जो नेशनल प्रोडक्ट का है इसको भी पब्लिश करते हैं। तो सारा काम इनके द्वारा किया जाता है। साथ ही जो रिलीज़ होती है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस हर एक मंथ, उसको भी ये कंपाइल करते हैं। साथ ही एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी ये कंडक्ट कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट जो है वो आपका रिलीज़ किया गया था मई 2019 में और सेकेंड 2020 में, और इस बार 2021 का थर्ड है। ठीक है, तो इसमें आपके सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा गया है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल इज़ है कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हर एक चीज़ की डेफिनेशन। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहने का क्या मतलब है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहने का मतलब है कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग हैं जो कि एम्प्लॉयड है और कितने लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है। इसको आपका इंटू कर देना है 100 से, तो ये आपका निकल जाता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम लोग बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट इट मीन्स सिंपल है कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग हैं जो कि एम्प्लॉयड है, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर देना है। सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ है। ओके, तो वही मैं सोची कि यहाँ पे आपका जो है नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन देखनी है कि अनएम्प्लॉयड बेरोजगार लोग कितने हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयड पर्सन और नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड पर्सन में से, और इसको 100 से इंटू कर देना है। साथ ही वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इट्स वेरी सिंपल कि कितने नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग में है और टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। साथ ही पॉपुलेशन अगर अनएम्प्लॉयड देखें तो नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड पर्सन बाय टोटल यहाँ पे पॉपुलेशन इंटू 100। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि कितने लोग बेरोजगार है, कितने लोग काम कर रहे हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का क्या मतलब है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो ये आप कंफ्यूज मत होना, दिस इज़ वेरी सिंपल। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अब इशू क्या है PLFS से,
तो ये सब आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेंस का कंटेंट है। अभी आप लोगों को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी कंटेंट है ये मैं प्रोवाइड कर दी। ओके, और एक छोटी सी न्यूज़ जो कि है विजन आइज टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे अभी भी आपकी ऑन है, तो अगर आप लोग को लास्ट मोमेंट में भी अगर यहाँ पे सॉल्व करनी है तो ज़रूर आप लोग आकर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट 20 डेज़ में 20 टेस्ट अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो आपकी कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होगी, आपकी रिवीजन भी बहुत बेटर तरीके से हो सकती है। तो इसके लिए ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी है उसमें आप लोग को मेल करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो अभी सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है कुछ फ्रेश गाइडलाइंस, जिसमें कि होलसेल और जो रिटेल ट्रेड्स है उसको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में अभी इंक्लूड किया गया है। तो ये कुछ न्यू न्यूज़ है और इनके लिए कुछ न्यू गाइडलाइंस लाया गया है, तो इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इस न्यू गाइडलाइंस में क्या है कि जितने भी होलसेल और रिटेल इंटरप्राइजेस है अब वो एलिजिबल है कि उद्यम पोर्टल के तहत वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब ये उद्यम पोर्टल क्या है? तो उद्यम पोर्टल आप देखो एक सिंगल पेज रजिस्ट्रेशन है, कंज्यूम ये लेस टाइम करता है। इट मीन्स कि ये ऑनलाइन है जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, तो इसमें आपका पेपर वर्क नहीं हो रहा है। तो पेपर वर्क में ऑब्वियस है कि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होते हैं, तो यहाँ पे जो टाइम है वो लेस कंज्यूम होगा। और जो प्रोसेस है रजिस्टर करने का किसी भी इंटरप्राइजेस को, वो भी इस एमएसएमई कैटेगरी में, तो वो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो इसलिए ये सारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण जो है अब यहाँ पे रखा गया कि होलसेल और जो रिटेल इंटरप्राइजेस है ना वो अब उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। होलसेल और रिटेल ट्रेडर्स की अगर बात करें तो अब वो एलिजिबल है कि प्रायोरिटी सेक्टर्स जो देखने को मिलता है उसके अंदर अब उनको फाइनेंस भी किया जा सकता है। फाइनेंस करने के लिए भी जो है उनको प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर है। प्रायोरिटी सेक्टर कहने का मतलब है कि कुछ सेक्टर्स हमारे देश में ऐसे हैं जिनको प्रायोरिटी दी जाती है। एक तो आप देखोगे कि लेंडिंग करने के लिए यानी कि लोन देने के लिए आपका प्रायोरिटी दी जाती है, जो कि आपका कुछ फाइनेंस करने के लिए आपका प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे होलसेल और रिटेल ट्रेडर्स को भी इंक्लूड किया गया है इसमें। अब कुछ बैकग्राउंड में चल के देखते हैं। एमएसएमई जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इसको लाया गया है, वो भी एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत, जिसके तहत आप देखो कि जो भी यहाँ पे एमएसएमई है वो इनके प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और जो प्रिजर्वेशन है गुड्स एंड कमोडिटीज़ का, उसके लिए इंगेज्ड होते हैं। एक्चुअली हमारे देश में एमएसएमई के लिए इतना ज़्यादा क्यों काम किया जाता है और ये हमारे लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंस है? क्योंकि आप देखोगे कि ये चारों तरीके से हमारे देश को ही डेवलपमेंट में ये काम करते हैं। जैसे कि 30% हमारे कंट्री की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो इसी में कंट्रीब्यूट होती है। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट आप देखो कि 45% तक यहाँ पे है। ओवरऑल जो एक्सपोर्ट होता है हमारे देश में उसकी 40% तक जो है एमएसएमई के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। इवन आप लोग देख लो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि एम्प्लॉयड हैं, 110 मिलियंस पीपल है, और ये 6.3 करोड़ एमएसएमईज़ है जो कि इसमें आपका इंगेज्ड है। इट मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बहुत है और इसमें 110 मिलियन पीपल्स जो है इंगेज्ड है एज एन एम्प्लॉयड। तो इसलिए आप देख सकते हो कि ये चारों ओर से यानी कि सर्वगुण संपन्न ये हमारा इंडस्ट्री है देश का, तो इसलिए इसके ऊपर सरकार हमेशा बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती है। पहले क्या था, इसकी डेफिनेशन ध्यान दीजिए कि किसको हम लोग माइक्रो कहेंगे, किसको मीडियम, किसको स्मॉल इंटरप्राइजेस कहेंगे। तो पहले की जो डेफिनेशन थी इसमें क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस इंटरप्राइजेस है उसको अलग अलग करके देखा जाता था। बट अब क्या है कि न्यू यहाँ पे रिवाइज्ड गाइडलाइन लाया गया है और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम को क्लासीफाई करने के लिए यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंटरप्राइजेस थे इसकी जो यहाँ पे दो तरीके से दिखाया जाता था इसको एलिमिनेट कर दिया गया है। इट मीन्स कि अब सिर्फ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस जो है एक साथ इंक्लूड करके किसी भी इंटरप्राइजेस को देखते हैं। तो अगर माइक्रो की बात करें तो वैसे ही इंटरप्राइजेस जिसकी इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ से कम तक का है और टर्नओवर यहाँ पे 5 करोड़ तक का होगा। और स्मॉल किसे कहेंगे, जिसकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक है और टर्नओवर यहाँ पे 50 करोड़ तक है। मीडियम यानी कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 20 करोड़ तक है और टर्नओवर यहाँ 100 करोड़ तक है। तो इस तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम में। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये अभी बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट है, तो इस बार प्रीलिम्स में चांसेस है इसके बारे में पूछने का। साथ ही अगर हम लोग देखें तो न्यू डेफिनेशन के अंदर जो डिस्टिंक्शन था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंटरप्राइजेस का, इसको एलिमिनेट कर दिया गया है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो है इस तरीके के इंटरप्राइजेस को रिवाइज किया गया है और थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। टर्नओवर भी यहाँ पे एडिशनल क्राइटेरिया जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है, पहले टर्नओवर नहीं था। साथ ही साथ आप देखो कि इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए भी यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है। और सरकार के द्वारा जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ये यहाँ पे 3 मंथ्स तक यानी कि सितंबर 2021 तक यहाँ पे अलाउ किया गया है। इट मीन्स कि इमरजेंसी बेसिस में, जैसे कि कोविड-19 के टाइम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिला इस इंडस्ट्री में, तो एटलीस्ट इमरजेंसी केसेस में यहाँ पे क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, यानी कि क्रेडिट यहाँ पे इनको मिलेगा ही और इस चीज़ की गारंटीड है।
अगर इसके तहत देखें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स के तहत, तो ये एक्सपेंड किया गया है 1.5 लाख करोड़ तक इसको एक्सपेंड किया गया है। और साथ ही साथ कुछ और बातें देख लेते हैं, जैसे कि ट्रेड्स हैं। ट्रेड्स कहने का मतलब है कि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। एक्चुअली ये क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एमएसएमई जो है यहाँ पे ये रिसीवेबल है, जितनी भी चीज़ें इनको रिसीव करना होता है, और अगेंस्ट बायर्स जैसे कि लार्ज कॉर्पोरेट हो गए, पीएसयू हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो ये फाइनेंस करते हैं बहुत सारे फाइनेंसर्स के थ्रू, और जो भी उस समय मार्केट में रेट होता है उसके थ्रू यहाँ पे रेट होता है, रेट इनको मिलता है। जैसे कि आप देखो कि एमएसएमई के थ्रू जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं तो उसको ट्रेड भी करना होता है। ट्रेड जो किया जाता है ना, ये एक ट्रेड से किया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में सरकार जो है यहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिटिव रेट्स होते हैं उनके हिसाब से यहाँ पे इनको रेट करती है, फाइनेंस करती है। ये एक एडिशन है, यानी कि आप इसके अलावा भी देखो कि एमएसएमई समाधान पोर्टल भी है। समाधान इट मीन्स कि आप लोग ये खुद ही देख सकते हो कि समाधान कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो निकल गया। तो किस चीज़ का यहाँ पे सोल्यूशन निकालना है, कई बार आप देखते हो कि एमएसएमई सेक्टर्स में जो पेमेंट देनी होती है हर लोगों को, वो लेट हो जाता है। तो एक्चुअली वो लेट ना हो, डिलेड जो पेमेंट है, इसकी यहाँ पे जो केसेस है उसको रिजॉल्व करने के लिए एमएसएमई समाधान पोर्टल लाया गया है। उसी के अलावा आप देखो कि पोर्टल चैंपियंस है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस फील्ड से रिलेटेड है, तो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द एमएसएमई सेक्टर, जिसको लॉन्च किया गया है। और जैसे ई गवर्नेंस को और ज़्यादा बेटर करने के लिए, इट मीन्स कि अगर किसी भी तरीके की परेशानी है एमएसएमई सेक्टर्स में, तो उनकी परेशानी को यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा पोर्टल चैंपियंस के थ्रू। तो ये सारी याद रखनी है सारे पोर्टल्स का, ठीक है। उद्यम पोर्टल हो गया, समाधान पोर्टल हो गया एंड चैंपियंस पोर्टल हो गए, ये सारे पोर्टल्स एमएसएमई से रिलेटेड हैं। अब देखिए एमएसएमई जो है काफ़ी चैलेंज फेस किए हैं कोविड-19 के टाइम में। तो कोविड-19 के टाइम में इनके द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा आप देखो कि बताया जा रहा है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के द्वारा कि मोर देन 50% जो यहाँ पे एमएसएमई थे वो शट डाउन हो गए थे, और काफ़ी यहाँ पे प्रोडक्शन और जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया था। काफ़ी अदर प्रॉब्लम भी फेस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट डिले हो गया था, पेमेंट नहीं मिल पा रहा था, इनफॉर्मेलिटी हाई हो चुका था, फिनेंशियल रेजिलेंस लो था, जो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी थी इसकी कमी देखने को मिली, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक देखने को मिलता है। इट मीन्स कि अच्छी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है इनके लिए, ना ही न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट नहीं है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। लिमिटेड कैपिटल और नॉलेज है, इट मीन्स कि आप यहाँ पे देखते हो कि जो बहुत सारे लोग इस सेक्टर्स में इंक्लूड होते हैं वो लेस एजुकेटेड होते हैं, तो यहाँ पे उनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता है, और कैपिटल की भी कमी देखने को मिलती है। साथ ही सुटेबल जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो नॉन अवेलेबिलिटी है, इट मीन्स कि लिमिटेड एक्सेस है इनका आईटी एजुकेशन को लेकर, नॉलेज को लेकर, इन्फॉर्मेशन को लेकर। लेबर चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, कुछ और भी चैलेंजेस है जैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इनइफेक्टिव है, बहुत सारी चीज़ें आप देखो कि कोविड-19 के कारण इनको प्रॉब्लम देखने को मिली। ओके, वे फॉरवर्ड तो आपसे प्रीलिम्स में कोई नहीं पूछेगा। चलिए ये नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स को लेकर। तो यहाँ पे क्या नया लाया गया, देखिए न्यू प्लान यहाँ पे अनवील हुई है जिसे फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ कह रहे हैं। यहाँ पे 10 सिटीज़ है जिसको डेवलप किया जाएगा, वो भी फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ जैसा। एक इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म है जिसमें कि आपके गवर्नमेंट है, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स है, जिसमें कि आपके लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है, यूज़र है, सिटीजन्स है, वो यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे। और मेनली यहाँ पे करना क्या है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारे देश में लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का क्या हाल चाल है। लॉजिस्टिक अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, ये सारे एस्पेक्ट को यहाँ पे ये कवर करता है। इट मीन्स कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है सारे तरीके से जो कंजप्शंस के लिए यहाँ पे आपका डिलीवर हो रहा है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आप देखो कि लॉजिस्टिक सेक्टर्स में इंक्लूड किया जाता है। यानी जितना भी आपका व्यापार हो रहा है, सामान का जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सबसे मोस्ट क्रूशियल लॉजिस्टिक एक्टिविटी कहा जा रहा है, जिसमें 50 to 60% लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो हमारा, आप लोग देख सकते हो कि ये रेफ ऑफ फिगर कहा जा रहा है। इट मीन्स कि लॉजिस्टिक कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बताया गया। अच्छा ये देख लीजिए आप लोग, ट्रांसपोर्टेशन आप देख सकते हो कि 36% यहाँ पे रोड के थ्रू होता है, 19% यहाँ पे रेल के थ्रू होता है, और 1% यहाँ पे एयर के थ्रू होता है, और 5% यहाँ पे वाटर के थ्रू होता है। ठीक है, एक सामान का जो है आप लोग देखते हो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो सबसे ज़्यादा हमारे रोड यूज़ होते हैं, फिर उसका सेकेंड नंबर पर रेल है, थर्ड नंबर पर वाटर है, एंड फोर्थ नंबर पर एयर है। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि 24% हमारे यहाँ वेयर हाउसिंग है, जहाँ पे सामान को स्टोर करके रखा जाता है। 10% यहाँ पे फ्रेट फॉरवर्डिंग है, जहाँ पे जो माल्स होते हैं यानी कि जो सामानें होती है उसको यहाँ पे फॉरवर्ड किया जाता है। वैल्यू एडेड लॉजिस्टिक हमारे यहाँ 5% है। तो इस तरीके से पूरा लॉजिस्टिक कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। हमारे देश में अगर लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की साइज़ देखें तो वो $215 बिलियन तक का है,
यहाँ पे लाइवलीहुड यानी कि ये सर्विस सेक्टर में ही इंक्लूड होता है, और आपको पता है कि हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बूम है, बहुत अच्छा यहाँ पे काम होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि बहुत सारे लोग इंगेज्ड भी है एज एन एम्प्लॉयड, तो 22 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे इंगेज्ड रहते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेजर ड्राइवर क्या है, हमारे देश में लॉजिस्टिक इंडस्ट्री इतने बेटर तरीके से क्यों काम कर रही है। तो यहाँ पे आप देखो कि फास्टर एडॉप्शन होता है, जितने भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ है, न्यू जो डिजिटाइजेशन हो रही है उसको बहुत बेटर तरीके से ये अडॉप्ट करते हैं। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर नेशन वाइड जो है इम्प्रूव हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है बिजनेसेस का, अपॉर्चुनिटीज़ का, और जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है वो इंक्रीज़ हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में देखें तो ये भी हमारा बढ़ते ही जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 तक 25 से 30% जो यहाँ पे जीडीपी का कंट्रीब्यूट होगा वो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू होगा। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि लॉजिस्टिक सेक्टर्स जो है हमारे देश में कितना इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। उसके बाद अगर आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए लॉजिस्टिक को यहाँ पे मापने के लिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी यहाँ पे लाया जाता है। 2018 की यहाँ पे रैंक बताई जा रही है कि इंडिया की रैंक 44th है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। एक मेज़र है जिसमें कि वर्ल्ड बैंक जो है कंट्रीज़ को ये पूरी तरीके से रैंक करते हैं उनकी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को लेकर। तो हम लोग 44th रैंक में हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो ये वेटेड एवरेज है कंट्रीज़ का, जो कि 6 की डायमेंशन में इसको देखा जाता है। इसकी पैरामीटर्स क्या क्या है, तो कितना एफिशिएंट है, कॉम्पिटिस कितना है, कॉम्पिटिटिव कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और ट्रैक एंड ट्रेस कंसाइनमेंट की बात की जाती है, टाइमलाइन की बात की जाती है। तो ये सारी बातें की जाती है और ये सारा पैरामीटर है जिसके तहत लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को यहाँ पे मेजर किया जाता है। ठीक है, साथ ही आप लोग देख सकते हो कि जो जीएसटी का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसके तहत आपका ई वे बिल लाया गया है। ई वे बिल आपका लॉजिस्टिक सेक्टर से ही इंक्लूड है, क्योंकि ई वे बिल में यही कहा गया है कि 50,000 से ज़्यादा का अगर कोई सामान को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है तभी यहाँ पे आपका जो है ई वे बिल जनरेट करना है। इट मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन से पहले ही यहाँ पे ई वे बिल जनरेट करना है, जिसके कारण आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा ये सहूलियत हुई है। कोई भी तरीके का यहाँ पे जो आप देखते हो कि सामान की चोरी या फिर यहाँ पर टैक्स की चोरी या फिर जो पैसे की यहाँ पे खपले की जाती थी, करप्शंस थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कम हो रही है। इंटीग्रेटेड अप्रोच टू लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ 2 प्रोजेक्ट है, एक तो है भारतमाला और एक है सागरमाला। भारतमाला के तहत आप देखोगे कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। इट मीन्स कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। लॉजिस्टिक पार्क कहने का मतलब है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह सामान जा रहा है तो सामान वहाँ पे जो है पूरी तरीके से रख सके, उसको बेटर तरीके से स्टोर करके। और मल्टी मॉडल है यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जगह आपको देखने को मिलेगा। तो ये भारतमाला जो प्रोजेक्ट है उसके तहत ये किया जा रहा है। नंबर ऑफ पोर्ट्स जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ये भी लाया गया है, किसके तहत, तो सागरमाला के तहत। ठीक है, तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है। 5 पिलर्स देख सकते हैं जिसके तहत हमारे देश में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई जा रही है। तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विस की बात की जा रही है, जो कि फास्टर होगा, चीपर होगा, सेफर लॉजिस्टिक सर्विसेज होगी। सेकंड है कि एफिशिएंट है और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। और साथ ही साथ आप देखो कि लॉजिस्टिक नीड्स जो है कोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लॉजिस्टिक फॉर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है और लॉजिस्टिक फॉर इमरजेंसीज एंड डिजास्टर्स है। तो ये 5 यहाँ पे पिलर्स रखे गए जिसके बेसिस पे यहाँ पे काम किया जाएगा। इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, इंडियन शिपिंग की अगर हम लोग बात करें तो 95% जो कंट्री की ट्रेड बाय वॉल्यूम है वो यहाँ पे सी के थ्रू ही मूव होता है। यानी जितना भी सामान ये मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो 95% तक देखने को मिलेगा। हमारी जो टोटल कोस्ट लाइन है इसकी डिस्टेंस आप देखो कि 7,517 किलोमीटर है और हमारे यहाँ 12 मेजर पोर्ट्स है और 187 माइनर पोर्ट्स है। तो इसके तहत जो है हमारे देश में आप देखो कि शिपिंग जो इंडस्ट्रीज़ है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रही है। लेकिन अगर आगे बढ़े तो हम लोग अगर देखें तो इंडिया जो इंपोर्ट करते हैं 40 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल और 20 मिलियन टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है हर साल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और किस किस जगह से, तो गल्फ़ से, मलेशिया से और नाइजीरिया से, वो भी शिपिंग रूट्स के थ्रू। अगर हम लोग देखें तो इंडिया जो है वो और एक्सपोर्ट भी है। इंडिया टू हम लोग अगर देखें तो आयरन और एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं ईस्ट एशिया में। कुकिंग कोल की अगर हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से ये विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया पोर्ट में आता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। अदर भी इंपोर्ट्स होते हैं जैसे फर्टिलाइज़र मटेरियल्स हो गए, सीमेंट्स मूवमेंट हो गई। तो ये सारी चीज़ भी आप देखो कि माइनर जो पोर्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्ट्स, उनमें आप देखो कि ये मूवमेंट वगैरह होते हैं। तो मेनली आप लोग देखो कि जो मेजर पोर्ट्स होते हैं ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहता है और जो माइनर पोर्ट्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। इट मीन्स की ऑथोरिटी। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी इसमें कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंट, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फ़ंड। इसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है कि यहाँ पे एक फ़ंड है
जिसको डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फ़ंड है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि क्या बातें लाई गई है। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फ़ंड है, ओके। इसको ये आप देखो कि बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म है, वो भी माइनिंग अफेक्टेड कम्युनिटीज़ को जो भी ये रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। इट मीन्स कि इसको एज ए नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट के जैसा इसको सेटअप किया गया है सारे माइनिंग डिस्ट्रिक्ट में। और इसी के बाद आप देखो कि जो भी जगह पे माइनिंग वगैरह की जाती है तो ऑब्वियस है कि वहाँ के अगल बगल रहने वाले लोगों को काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी होती है। हमारे ह्यूमन बींग भी हर्ट होते हैं, साथ ही हमारे इन्वायरमेंट में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। तो उस चीज़ को यहाँ पे सही करने के लिए और उस चीज़ को टैकल करने के लिए ये फ़ंड का क्रिएट किया गया है। और साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है। दिस योजना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके शॉर्ट फॉर्म में आप लोग देख सकते हो PMKKY, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट फॉर्म से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो फिर आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एरिया और लोगों को यहाँ पे वेलफेयर प्रोवाइड करनी है, उस एरिया और उस लोगों को जो कि माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। तो उनको कैसे यहाँ पे वेलफेयर प्रोवाइड किया जाएगा, तो ऑब्वियस है कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस हैं उनके थ्रू जो फंड यहाँ पे जनरेट होगा, इस फंड का उपयोग यहाँ पे किया जाएगा जिस भी एरिया में माइनिंग एक्टिविटीज़ चल रही है तो वहाँ के एरिया और पीपल को हेल्प की जाएगी। इस स्कीम में आप देखो कि इंश्योर किया जाएगा कि जो भी एडवर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं इस माइनिंग के दौरान या फिर माइनिंग के बाद, चाहे वो इन्वायरमेंट में हो, हेल्थ में हो या सोशियो इकोनॉमिक्स में हो लोगों की, तो इन चीज़ों को यहाँ पे टैकल किया जाएगा। इस स्कीम के अगर आप देखो तो हाई प्रायोरिटीज़ कुछ एरिया है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, हेल्थ केयर है, सैनिटेशन है, एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, वेलफेयर मेजर्स लिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट की जाएगी, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन किया जाएगा। तो एटलीस्ट 60% जो शेयर है फंड का वो सारा यहाँ पे हाई प्रायोरिटीज़ एरिया में काम किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, एक एक पॉइंट आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस कानून के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए। द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 का है। इस कानून के तहत क्या है कि जो हमारे देश में जितनी भी माइनिंग सेक्टर्स है ना उसको रेगुलेट किया जाता है और स्पेसिफाई किया जाता है जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि जहाँ पे माइनिंग लीज ग्रांट करना है, ऑब्टेन करना है माइनिंग ऑपरेशंस के लिए, तो ये सारा काम इस कानून के तहत ही होता है। इंस्टीट्यूशन अगर आप देखो तो इस बिल में एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस को क्रिएट करने की बात की गई है और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को यहाँ पे क्रिएट करने की बात की गई है। ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन होगा इसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे इस्टेब्लिश की जाएगी। अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट और लोगों के बेनिफिट के लिए उस तरीके के डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ से लोग और जो इन्वायरमेंट है वो बर्बाद हो रहे हैं, तो वहाँ पे ये देखा जाएगा। ठीक है, देखिए बेसिक चीज़ें अगर आपको याद होगी तो क्वेश्चन कितने भी घुमा के दे दिया जाए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक लेसन कंप्लीट होती है। आते हैं नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे अभी आपका IR बचा हुआ है, सिक्योरिटी के पॉइंट्स कुछ बचे हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स बचा है, तो उसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।